शाहजेब खान कत्ल केस। डीएसपी थे हमारे। बड़ी कहानियां काफी मुझ तक पहुंची। औरंगजेब की 2 बेटियां, एक बेटा था। एक बेटी की शादी और वलीमा है उस दिन, और उनकी वो दूसरी बेटी जो है वहां से गुजरती हैं तो कुछ लोग उन पे आवाजें कस देते हैं। गैरत का मसला था, उसको जाके उसने थप्पड़ मारे जो बनता था। इन्होंने वहां प्लान किया, हथियार लिया, चेज किया और वहां जाके उसको मार दिया। जो पुलिस का महकमा है वो अपने ही साथी के बेटे का इंसाफ उसमें मदद नहीं करते। एक तरफ अगर डीएसपी हो, मुलाजिम है, दूसरी तरफ सरदार हो, तो जाहिर है जो हुकूमत के लोग हैं वो सरदार की तरफ जाते हैं। 30 जून 2013 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है फैसला सुना देती है। 2 को सजाए मौत और 2 जो हैं उम्र कैद। उसके 3 महीने बाद राजीनामा हो जाता है। अब आप भी एक डीएसपी हैं, एक डीएसपी को प्रेशराइज करके या फिर मैनेज करके किस तरह से राजीनामा हुआ? बड़ा सिंपल सा जवाब था कि अजीज आप उस जगह होते क्या करते। तो मेरे पास जवाब कोई नहीं है इस बात का कि जी मैं आज है जो उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया था कि आप देखें कि उसके बाद शायद उनकी डेथ भी हो गई और वो सरवाइव नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर बाअसर और पैसे वाला ताकतवर शख्स जो है वो कानून का सहारा लेकर कत्ल जैसे संगीन जुर्म से भी बच जाता है। कई उलमा इकराम ये बात करते हैं कि अल्लाह का कानून इस तरह से नहीं हो सकता कि जो अमीर है, जो बाअसर है, वो पैसे देकर बचे। शाहजेब का वकील था उस मर्डर में, उसने अदालत में ये बयान दिया, उन्हें कहा जी हमने सुलह कर ली है तो आप कौन होते हो। पुलिस की क्या कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज जो हैं मैनेज करवा दें, मुद्दई जो है उन पे प्रेशर डाल दें, दियत के लिए मना लें, राजीनामा। पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि जिस तरफ से उसे या कैद आज़म साहब नजर आएंगे या उन्हें डंडा नजर आएगा वो उस तरफ होती है। शाहजेब खान कत्ल केस, उमेर रुबाब के इंसाफ का दर्दनाक सफ़र, अहमद जवेद कत्ल केस और ऐसे बेशुमार मुकदमा जिसमें मुतासरा ख़ानदानों ने अपने प्यारों को खोया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सवाल और भी गहरा होता गया कि क्या वाकई इन्हें इंसाफ मिला? जब वालिदैन अपने जवान बेटे के मुल्जिमान को आज़ाद देखते हैं, जब बहनें अपने भाइयों के खून के जिम्मेदार अफराद को कानून के सहारे रिहाई पाते हुए देखते हैं, तो क्या उस वक्त अदालत का फैसला इनके दिल के जख्म भर सकता है? क्या वो सुकून से जिंदा रह सकते हैं? क्या इनकी जिंदगी कभी दोबारा मामूल पर आ सकती है? अब ये सवाल सिर्फ एक खानदान का नहीं बल्कि हर उस घर का है जहाँ पर ताकत, असर रसूख और कानूनी पेचीदगियों ने इंसाफ के हसूल को कमजोर किया है। आज के पॉडकास्ट का मकसद फर्द वाहिद पर तनकीद नहीं बल्कि उस निज़ाम पर सवाल उठाने का है जहां कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे फैसले भी सामने आते हैं जो उस खानदान के लिए इंसाफ नहीं बल्कि एक नई अजियत बन जाते हैं। और आज के पॉडकास्ट में अजीजुल्लाह खान साहब ने इस निज़ाम, इस कानूनी ढांचे और तल्ख हकीकत पर आवाज़ उठाई है। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। ज़बरदस्त सर। आज का पॉडकास्ट स्पेशल पॉडकास्ट आपके स्टूडियो से और ये अजीजुल्लाह खान और सोच डिजिटल इसकी कोलैबोरेशन है। अली मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों को कोई अच्छी बात पहुँचाएं, एजुकेट करें, सच बोलें, सच्ची बातें पहुँचाएं। और खाम खा का हम जैसे बाकी मेरे दोस्त करते हैं, मैं उनकी वो नहीं कर रहा कि ना हमने कुछ सुनसनी फैलानी है ना कुछ ऐसा करना है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी जो आपकी तरफ से भी आती है और मेरी तरफ से भी आती है। लेकिन इसके अंदर जो कानून के अंदर कुछ मसाइल हैं जो आपने अपने पूरे करियर में फेस किए, देखे, उस पर भी बात करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर बाअसर और पैसे वाला ताकतवर शख्स जो है वो कानून का सहारा लेकर कत्ल जैसे संगीन जुर्म से भी बच जाता है। इसकी हालिया एक मिसाल है 2012 में शाहजेब खान कत्ल केस। शाहरुख जतोई और उसके जो साथी थे, जो मुल्जिमान थे, वो कानून का सहारा लेकर किस तरह से बच गए। पहले सजाए मौत, उसके बाद फिर उनकी जो है उम्र कैद में तब्दील होगी और फिर बरी हो गए। अगर आज के पॉडकास्ट में डीप डाइव करें इस केस में, केस क्या था? अच्छा अली, होता कुछ यूँ है क्योंकि ये इस पे भी मैं इसलिए मेरी नज़र रही कि ये एक डीएसपी थे हमारे, उनके बेटे के साथ हुआ शाहजेब जी। औरंगजेब थे डीएसपी, कराची से उनका ताल्लुक़ था। ये भी 85 या 84 के थे। डायरेक्ट ये एएसआई आए जैसे मैं 82 83 में आया। तो कराची के बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मसलन मेरे आसिफ रज़ाक है जो एसपी रिटायर हुए, अकरम अबड़ो थे एसपी, उनके साथ इसने सर्व किया। तो बड़ी कहानियाँ काफ़ी मुझ तक पहुँची।
ये होता कुछ यूँ है कि ये दिसंबर 2012 की बात है, शादी थी औरंगज़ेब की, 2 बेटियाँ एक बेटा था। एक बेटी की शादी है और वलीमा है उस दिन, और उनकी वो दूसरी बेटी जो है वो अपनी घर आती हैं, बड़ा पॉश एरिया है उसमें, अब वहाँ से गुजरती हैं तो कुछ लोग उन पे आवाज़ें कस देते हैं। अब वो बच्ची अपने वालदा को कॉल करती है और उन्हें कहती है, या अपने घर वालों को कॉल करती है कि इस तरह मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी की है। अब ये उनके साथ ही रहने वाले हैं जी, उसी एरिया के और उसी करीबी इनके रहने वाले लोग हैं, जो तालपुर उनको कहा जा रहा है, जिसमें सिराज है, सजाद, या जो भी नाम है उनके जी। अब वो जो उनका भाई है उसको ये बात पता चलती है, जो शाहजेब है। अब शाहजेब आते हैं और आके जैसे होता है, नौजवान बच्चा है वो, और आया और उसने कहा डीएसपी का बेटा भी है, बहन को छेड़ा है, तो डेफिनेटली गुस्सा तो आपको आता है। तो वो फिर आए और उन्होंने वहाँ तू मैं हो गई और उसने थप्पड़ मार दिए इनको, जो उनके लोग थे तालपुर वगैरह। अच्छा, वहाँ पर एक ये बहस चलती है, कहा जाता है कि अगर इसने छेड़ा है, इसने कोई बदतमीजी किया है, तो आप हमें बताएं, आप खुद एक्शन क्यों ले रहे हैं? मैं उसी तरफ आता हूँ। अब होता कुछ यूँ है कि जब थप्पड़ मारे गए तो उन्होंने भी अपने जो थे उनको बुला लिया। अब उसमें एक ये साहब जो थे, जो इसमें मेन मुलजिम हैं, जतोई साहब, वो भी आ गए, और वहाँ फिर ये कहा गया कि जी क्योंकि ये हमारे लोग थे, अगर आप इन्होंने कोई ऐसी बदतमीज़ी की है तो फिर आपको हमें बताना चाहिए था, हम उन्हें निकाल देते। अब बात यहाँ 2 बातें हैं ना जी, एक तो ये है कि गैरत का तकाजा क्या है और जनाब अकल का तकाजा क्या है। अब गैरत का तकाजा तो यही है ना कि जो बंदा बदतमीज़ी कर रहा है किसी की बहन बेटी के साथ, वो फौरी रिएक्ट करेगा। ये नहीं होगा कि पहले वो कहे अच्छा जनाब मैं तुम्हारे मालिक को कहूँगा तुमने छेड़ा। कोई उसने किसी गाड़ी को नहीं छेड़ा था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, उसने कोई गलत हरकत नहीं, कोई चोरी नहीं की। हाँ, चोरी होती तो फिर मालिक को बताया जाता है, या जिनके वो बंदे हैं। गैरत का मसला था, उसको जाके उसने थप्पड़ मारे जो बनता था। अब वहाँ फिर ये जो आए, जो सज़ा होते हैं, शाहरुख जतोई, ये 17 साल बकौल इनकी उम्र, और ऑस्ट्रेलिया में ये पढ़ रहे थे, कुछ बाहर थे, कुछ इस टाइप की इनकी स्टोरी है। तो ये भी आ गए, अना का मसला बन गया। अब इतनी देर में औरंगज़ेब जो थे डीएसपी, वो भी आ गए। उन्होंने हम हालात की नज़ाकत को समझा, और समझने के बाद उन्होंने इधर उधर कर दिया सबको। सुलह हो गई जी, वहाँ सुलह हो गई। अब ये जाते हैं जो जतोई के वालिद हैं उनके पास, शाहरुख जतोई के वालिद के पास, अपनी मिसेज़ के साथ। उधर वलीमा चल रहा है, आप देखें, वलीमा ख़त्म हुआ, सारे मेहमान इकट्ठे हैं, हालात आप देख लें कि बंदा क्या करे। दूसरी तरफ वो थ्रेट करके चले गए। अब जब वो जाते हैं वहाँ उनके वालिद के पास, शाहरुख के वालिद के पास, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि उनका मर्डर कर दिया गया, उनका बेटा ज़ख्मी है और हॉस्पिटल भेज दिया गया। कत्ल किस तरह, या ये जो हमला? अब ये जो बाद में स्टोरी सामने आई वो ये थी कि जब ये चला गया, इसको भेज दिया गया ना शाहजेब को जी, इसको भेजा गया गाड़ी में कि भी तू जा ताकि मामला सेटल हो जाए। इनको चेज़ किया पीछे जाके ये जतोई ने, और जो हैं शाहरुख जतोई ने, सिराज तालपुर ने, 4 लोग जाते हैं और वहाँ जाके उसको फायर मार देते हैं। जैसे ज़ख्मी होता है उसको फिर लाया जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी उस वक्त, और इनको इतला मिलती है वहाँ। अब FIR जो दर्ज होती है, सिंपल 302/34 का मुकदमा दर्ज होता है, उसमें एंटी टेररिस्ट जो उसकी दफ़ा 780A नहीं लगाई जाती, और 62 लोग हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एक तरफ अगर सरदार हों, जतोई हों, तालपुर हों, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब हो, तो पलड़ा हमेशा दूसरी तरफ होता है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पे, हमारे खोसा साहब जो हैं, साबका गवर्नर, उनकी वो बात कर रहे थे, तो वो इसको बता रहे थे कि नहीं जी DSP का बेटा था और DSP के बेटे में। तो मैं यहाँ बिल्कुल इस बात के उनसे एग्री नहीं करता। एक तरफ अगर DSP हो, मुलाजिम है, दूसरी तरफ सरदार हो, तो जाहिर है जो हुकूमत के लोग हैं वो सरदार की तरफ जाते हैं। लेकिन जो पुलिस का महकमा है वो अपने ही साथी के बेटे का इंसाफ, उसमें मदद नहीं करते? नहीं यार, ये लोगों ने बड़ा इस पे कहा कि जी DSP का बेटा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। हमारे बड़े बड़े सीनियर्स मैंने देखे हैं, जब उन पे खुद पे
कुछ होता है ना तो वो रगड़ देते हैं नीचे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। प्रेशराइज ये करते होंगे। बिल्कुल प्रेशर, देखें जो आईजी वहाँ बैठा हुआ है, अगर उसे चीफ मिनिस्टर कहे या उसे उस वक्त के हुक्मरान कहें तो क्या आपको लगता है वो फिर डीएसपी की सुनेंगे? कत्ल ज़रूर हुआ है, तफ्तीश में फिर जो हैंकी पैंकी होगी ना तफ्तीश में वो साथ साथ चलती है। फिर कहा जाता है कि जी नहीं जी क्योंकि ये मसला है, फोर्स का मसला है, लेकिन हमने क्या करना है, हम आपकी फेवर करेंगे लेकिन आपको बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब देखें ना, उसमें फेवर तो हुई, जतोई को किसी ने नहीं पकड़ा शाहरुख को, और वो बाहर चला गया, मुल्क से बाहर, वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया से में। चला गया, इन सबके सामने गया। इतना अगर इनको एहसास होता अपने जो महकमे के डीएसपी साहब के बेटे के मर्डर का, तो फिर ये उसे जाने क्यों देते? उसका नाम फौरी तौर पर एग्जिट लिस्ट में आना चाहिए था, उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। वही तो बाद में जब सुओ मोटो शुरू हुआ तो उसके बाप को पकड़ के बिठा दिया गया। वो भी तो जब सारी मीडिया में गिरफ्तारी, हाइप हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे जो हमारे हैं, सिविल सोसाइटी ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। आपको याद होगा सिविल सोसाइटी में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए जस्टिस फॉर फेसबुक पे, शाहजेब। जस्टिस फॉर शाहजेब, और ये जब हाईलाइट हुआ तब जाके प्रेशर बिल्ड हुआ, और फिर हुकूमतें उस वक्त हिल जाती हैं जब सोशल मीडिया पे प्रेशर होता है। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, इफ्तिखार उन्होंने चौधरी सुओ साहब मोटो ने सुओ मोटो लिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको गिरफ्तार करें। अब पुलिस पे प्रेशर आया तो जब वो कहते हैं ना जी कि अपने पाँव जलने लगे तो उन्होंने सबको पकड़ना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने प्रेशर किया, उनके जो वालिद थे उसको पकड़ के बिठा दिया गया और उन्होंने कहा जी बेटे को बुलाएं। और बेटा जो है बाद में फिर दुबई से मेरे ख्याल में गिरफ़्तार हुआ और उसे लाया गया, खुद ही आया होगा मेरे ख्याल गिरफ़्तार, तो क्या किसी ने क्या करना है। जब बाप पकड़ा हुआ है तो फिर उन्होंने कहा जी आ जा, तब ये आ गया और इसको फिर इसने ट्रायल शुरू हो गया इसके। अच्छा, उस टाइम पे काफ़ी फास्ट ट्रैक हुआ। आप देखें, गिरफ्तारी हुई, ये दिसंबर 2012 में कत्ल होता है, 2013 में ट्रायल स्टार्ट होकर सजाएं मौत भी हो जाते हैं, सुना अच्छा भी जाती देखें, है। वो पीछे प्रेशर था ना जी चीफ जस्टिस साहब का, और आपको पता है उस वक्त जो इफ्तिखार साहब थे उनके किस तरह के काम थे। उन्होंने तो वज़ीर आज़म को भी सज़ा दे दी थी, और उनके बड़े मशहूर थे कि उनके सामने पेश कोई नहीं होता था, जो भी पेश हुआ वो रगड़ा गया। हमारे पुलिस वाले तो बहुत डरते थे, ये हमारे आईजीज़ और बाकी जो लोग ये पेश नहीं होते थे डर के हमारे, पेश हो गए तो उनकी बेइज्जती इतनी होती थी। दो जजेस बड़े मशहूर थे, इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस रमदे साहब के एक दफ़ा मैं भी पेश हुआ था, तो उनसे तो आप उम्मीद कभी नहीं रख सकते कि जी आप हमें बाहर आ गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ आपकी इज़्ज़त अफजाई कर देनी होती थी। तो ये फिर उनकी वजह से 1 साल में ट्रायल मुकम्मल हो गया, वरना तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि जी मुलजिम कानून के तहत कत्ल करने के बाद कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए वो बच गए, तो ये कानूनी हथकंडे तो आपको क्या लगता है 1 साल में फ़ैसला हो जाना था? वही हमने ये फैसला तो रिसेंट 10-10 एक साल। केस देखा, मियां आदिल रशीद साहब के बेटे का जब कत्ल हुआ तो इस चीज़ पर बहस होती रही कि आज बहस होनी भी है या नहीं। 4-5 तरीके तो इसमें डल गई थी। इसको छोड़ें, उमर बाब का केस जो है 10 साल बाद फैसला हो रहा है, 10 साल बाद सेशन जज ने फैसला किया। अभी ये तो 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में से बरी हो गए ना जी, 10 साल में 13 और 23 में ये बरी हो गए, सुलह हो गई, पैसे भी दे दिए गए। तो ये इस टाइप की बहुत सी मिसालें हैं। मियां आदिल रशीद की जैसे आप बात कर रहे हैं उनके बेटे का, अब वो 2 महीने जेल में नहीं रहा, नामजद FIR मुलजिम, गिल्टी मुलजिम, जिसको 3 तफ्तीशों ने गिल्टी करार दे दिया गया। यानी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पहली हुई, दूसरी हुई, 2 तफ्तीशों में, तीसरी का मुझे नहीं पता कि हुई या नहीं हुई, 2 तफ्तीशों में वो गिल्टी था। और उसने फिर सरेंडर किया, इसलिए किया, बेल उन्होंने विदड्रॉ कर ली थी मेरे ख्याल में, इसलिए की कि जी हमें मौका मिले बेल कराने का। वो पूरा एक बिछाया गया था, प्लान किया गया था, क्योंकि अगर वहाँ बेल रिजेक्ट होती तो फिर मुश्किल हो जाना था। उन्होंने वहाँ से बेल विदड्रॉ की, ख़ुद को सरेंडर कर दिया। पहले भी यही होना था क्योंकि जज ने बेल उनकी रिजेक्ट कर देनी थी, और उसके बाद 2 महीने में यार नामजद, यहाँ तो लोग साल से पड़े हुए हैं, उनकी बेलें नहीं होती। लेकिन बात वही है ना कि यहाँ हमारे मुल्क में 2 कवानीन हैं, 2 गरीब के लिए अलहदा है और अमीर के लिए अलहदा है। शाहरुख जतोई के केस पे वापस चलते हैं। 30 जून 2013 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है फ़ैसला सुना देती है, 2 को सज़ाए मौत और 2 जो हैं उम्र कैद। उसके बाद सितंबर 2013 में
कुछ महीने बाद जो है वो सुलह हो जाती है, राजीनामा हो जाता है। अच्छा, इसमें क्योंकि शुरू में मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूं कि पहला जो मुकदमा दर्ज था वो 302 इक़दाम कत्ल और 34 दफ़ा जो था, यानी नीयत मुश्तरक थी इन चारों की, यानी उसको कत्ल करने की, और जो प्रूव थी क्योंकि इन्होंने चेज़ किया, इन्होंने वहाँ प्लान किया, हथियार लिया, चेज़ किया और वहाँ जाके उसको मार दिया। अब ये प्रूव चीज़ें हैं 302, लेकिन मेरे ख्याल सू मोटो जब हुआ था उसके बाद 780 लगाई गई थी, और फिर इसको लेके डिफरेंट कोर्ट्स में ये चलता रहा, 780 बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि 780 लगाने के बाद ये होता है कि जुर्म काबिल राजीनामा नहीं रहता। ये कानून में बहुत बड़ी है कि जब, और पुलिस वाले भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, लोग भी फ़ायदा उठाते हैं कि 780 आप लगा दें। अब 780 लगाने का मतलब है कि आप सुलह नहीं कर सकते। अगर सुलह भी कर लेते हैं तो फिर अदालत उसमें सज़ा देती है, जैसा कि इस केस में होता है। इस केस में बनती थी 780। इस केस में 780 अब बना दी गई, इसलिए कि जी उन्होंने कहा 780 में बड़ा क्लियर है कि कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिसमें अवाम नास में खौफ हिरास फैल जाए। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, 6 में इसकी तारीफ़ है। 6 जो एक्ट है इसका, दफ़ा 6 है एंटी टेररिस्ट कोड की। अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा कि इसका जो एक्ट था शाहरुख का और उसके साथियों का, उससे उस एरिए में जनाब खौफ और दहशत फैल गई और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। इस तरह की कोई बातें की गई। फिर आप ये देखें कि एफआईआर तो फौरी दर्ज होती है ना, और एफआईआर में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। ये बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया, तो फिर बाद में ये जुर्म लगा दिया गया और केस सेशन कोर्ट से एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला गया। वहाँ जाके ये सज़ा होती है जी। और सज़ा भी आप ये देखें, प्रेशर था, 2 लोगों को सज़ाए मौत और 2 को उम्र कैद कर दी गई। 3 महीने बाद राजीनामा हो जाता है। अब आप भी एक डीएसपी हैं, एक डीएसपी को प्रेशराइज करके या फिर मैनेज करके किस तरह से राजीनामा हुआ? कोई पैसों मेरी का उस पे था मेरी मामला? मेरी बड़ी बात हुई थी अपने कुछ दोस्तों से, कराची के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे। मैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे एक डीएसपी थे वो, तो मैं पूछता रहता था, बात भी करते थे। तो उन्होंने कहा ये कि जी, बड़ा सिंपल सा जवाब था कि अजीज़ आप उस जगह होते क्या करते? तो मेरे पास जवाब कोई नहीं है इस बात का कि जी मैं वहाँ होता मैं क्या नहीं। वो उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया था कि आप देखें कि उसके बाद शायद उनकी डेथ भी हो गई और वो सरवाइव नहीं कर सके। तो उन पर बदनामी इतनी लगी, कुछ ने कहा जी पैसे ले लिए, कुछ ने कहा जी वो बाहर चले गए हैं, उनको बाहर सेटल कर दिया गया अमेरिका में, कुछ इस टाइप की बातें चलती रहीं। क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर है हम तो वहाँ नहीं हैं, कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं है। था ऐसा कुछ ज़रूर कि उनको पैसे दिए गए, और एंड में बंदा फिर यही कहता है कि यार बेटा तो वैसे चला गया, अब मैं लड़ के मैं क्या करूँगा। और उसने फिर उन्होंने लिया हो गया। इस बात को सेकंड करते हैं खोसा साहब उस जो साहब हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको हुआ होगा, जबकि वो डिनाई करते रहे औरंगज़ेब साहब इसमें हमेशा कि जी नहीं पैसे वैसे नहीं लिए गए। और आप देख लें जितने भी केसेस होते हैं उसमें ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, तो यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत कम लोग माफ़ करते हैं जी। शाहरुख जतोई जेल गया, जेल में जो प्रोटोकॉल मिला सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर जगह आता था। जेल से ज़्यादा टाइम अस्पताल में गुजारा। वो एक हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दी गई थी ना, सब जेल, जिन्ना हॉस्पिटल कराची। देखिए अली, पैसा आपके पास हो, आप बाख्तियार हों, तो क्या कुछ नहीं हो सकता जी। आप देखें अभी वो पीपल्स पार्टी के एक स्पीकर थे, वो एक दिन भी नहीं जेल में गए जी, वो बैठे रहे, उधर ही रहे जब तक रहे। बाद में अब वो बरी भी हो गए, उनको बरी कर दिया गया। सिंध में तो कोई मुश्किल नहीं है ना जी, आप कि पैसा आपके पास है, अख्तियारात हैं, आपके ताल्लुकात जो हैं हुकूमती लोगों से हैं, तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इस केस में हमने देखा कि अदालतें जो 2013 में फ़ैसला दे रही थी, जो कह रही थी कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ट्रायल होगा, इस पर सज़ाए मौत बनती है, उसी अदालत ने 2017 में इस सज़ा को कलअदम करार दे दिया। देखें यही मेरी हमेशा इनसे रही है कि एक जज कोई फ़ैसला करता है, दूसरा कोई करता है। तमाम महकमों में सज़ाएँ हैं। आप देख लें, पुलिस में अगर कोई गलत तफ्तीश करता है, 2002 का जो आर्डीनेंस है उसमें उसकी सज़ा जो है वो डिसमिसल है। एक पुलिस वाला गलत तफ्तीश करता है
और प्रूव हो जाता है कि उसने गलत तफ्तीश की है, क्योंकि सेकंड चेंज में वो उसकी तफ्तीश को रिबट कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। क्या आपने कभी देखा कि एक फ़ैसला जो निचली कोर्ट ने किया हो, हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दिया और निचली कोर्ट को कोई सज़ा मिली हो? कभी भी तो आज तक नहीं मिली ना। होना तो ये चाहिए कि अगर उस जज ने गलत फ़ैसला किया तो आप उसको सज़ा तो दें ना। अगर ऐसे आप काम करना शुरू कर दें, आप शुरू कर दें कि उन जजेस को पूछना शुरू कर दें कि भाई आपने किस ग्राउंड पे सज़ा दी थी। अब ये होता है, इसको छोड़ें, बेल मैटर में खालिसतन जज की मर्जी है कि उन्होंने रिजेक्ट की है या उन्होंने एक्सेप्ट की है। डर के मारे जज बेल एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि उन पे इल्ज़ाम लग जाता है कि जी मैनेज हो गए हैं। मेरा ताल्लुक़ है, मैं अब इस एक जुडिशरी को भी जानता हूँ, मैं ख़ुद वकालत कर रहा हूँ, पहले पुलिस में रहा हूँ, मेरी फैमिली में जजेस हैं, तो वो तो डर के मारे फैसला नहीं करते कि जी आप किसी को बनता भी है तो वो बेल रिजेक्ट कर देंगे। आप देख लें 99% बेलें रिजेक्ट होती हैं। उसकी वजह ये है कि उन पे इल्ज़ाम लग जाता है जी मैनेज हो गया। हालांकि फ़ैसला उन्हें अल्लाह को देख के और फाइल को देख के करना चाहिए। लेकिन आप इस केस में भी देखें 2018 में ज़मानत हो जाती है, 2018 में बरी हो गया है ना, उसके बाद फिर उसे सो मोटो लिया गया जब ये जाते हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। साकिब निसार साहब आ गए जब सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब कमाल देख लें, वो कहते हैं ना जी कानून की नाक को जैसे मर्जी मोड़ी जाए। कानून की तशरीह करते हुए वही जज हैं, वही वकील हैं, कोई एक तरफ तशरीह कर रहा है कि दूसरी तरफ तशरीह कर रहा है। एक जज कुछ उसकी अलहदा तशरीह कर रहा है एक ऑफेंस की, दूसरा जज अलहदा कर रहा है। एक वकील जो आपकी दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है मुखालिफ है, जो इस्तखासा की तरफ से है, वो कुछ और उसकी कर रहा है, और जो आप मुल्ज़मान की तरफ से है सफाई में है वो कुछ और कर रहा है। तो आपने वही कहा ना ये कि मोम की नाक है, जिस तरह मर्जी आप टर्न करते रहें, और उसी मोम की नाक में पहले आप सज़ाए मौत दे रहे हैं, फिर जब ये फ़ैसला ऊपर जाता है हाई कोर्ट में तो कालअदम करार दे दी उसने, सस्पेंड कर दी सज़ाएं, फिर वहाँ सुलह हो जाती है, ठीक है। फिर सुलह होने के बाद फिर प्रेशर आता है कि नहीं जी ये तो 80 उसका कोर्स 780 लगी हुई है, काबिल दोबारा गिरफ्तारी होती है, फिर दोबारा अदालत से गिरफ्तारी होती है, फिर सज़ाएँ होती हैं, सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील, फिर सज़ाए मौत को उम्र कैद में होता है, फिर एंड में वही अदालतें, वही हाई कोर्ट फिर बरी कर देती है। अब एक तरफ सुलह के आप देखें कि औरंगज़ेब का जो वकील था, यानी जो शाहज़ेब का वकील था उस मर्डर में, उसने अदालत में ये बयान दिया, उन्हें कहा जी हमने सुलह कर ली है तो आप कौन होते हो। अच्छा, इस केस के अंदर जो तमाम वारिसान हैं, उसके अंदर बहनें हैं, उसके अंदर वालदा है, उन सब का राजीनामा हुआ, उनसे पूछा गया कि आप पर कोई दबाव तो नहीं? वो खुद असालतन पेश हुए थे। होता कुछ यूँ है कि हमेशा जब राजीनामा हो रहा होता है तो फुरसा की एक लिस्ट बनती है। अब क्योंकि उसकी शादी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, कमारा था शाहज़ेब जो था, अब पहला वारिस उसका वली बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहनों को भी बुलाया गया। होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा जब आपका फ़ैसला हो गया, आपने जज साहब ने लिख दिया कि जी ठीक है दैयत जो भी बनती है इसको दी जा रही है, लेकिन कोई एक वारिस खड़ा हो जाता है, दोबारा एप्लीकेशन दे देता है, तो वो केस फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वारिस ने वो उस पर साइन नहीं किए थे जो उसका जायज़ वारिस था। तो इसमें तो उसकी बहनों ने भी बयान दिए हुए हैं, दोनों बहनों ने बयान दिए, और 4 लोग ही थे उसमें, 2 बहनें, उसका बाप और उसकी माँ, सब ने लिख के दे दिया हमारी सुलह हो गई। लेकिन क्योंकि वो 780 लगी हुई थी, जबरन लगी हुई थी, फिर उसको ख़त्म किया गया मेरे ख्याल में पहले, और फैसला यही हुआ। पहले वही हाई कोर्ट जो कह रही है कि नहीं 780 बनता है, वही सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है नहीं 780 बनता है, फिर बाद में वही कोर्ट कह रही है जी 780 नहीं बनता, और फिर उन्हें बरी कर दिया गया। शाहरुख जतोई को इस केस में लगता है कि पूरे सिस्टम ने जोर लगा के सज़ा से बचाया। आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम ने जोर लगाया कि हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना अपने कानून को। आपने दैयत का जो कानून बना दिया, आपने खुद कॉम्प्लिकेशन उसमें पैदा कर दी। आप ख़त्म कर दे दैयत, आप ना रखें जैसे पहले था, ये नाकाबिल राजीनामा था, इसे रहने दें, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। तशरीह इसकी जो है दियत के कानून की, वो ठीक है?
जो हो रही है, क्योंकि नहीं, मेरे कई ख्याल में उलमाए ये किराम भी का मैं मैंने देख रहा बयान था, सुने ये हैं। जब 1997 में या कब ये बनाया गया था, तो उसमें भी ये जल्दबाजी में कानून बना। मैं देख रहा था जब ये बातें सुनी, तो उसमें भी यही कहा गया था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, उनके जो वज़ीर थे, वज़ीर कानून, तो उन्होंने कहा जी बन जाए, इसमें बहस नहीं हुई थी, फौरी तौर पे मंजूर कर लिया गया था। अगर देखें, कानून बनाते हुए उस पर बहस होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिनको अपने नुमाइंदे बना के कौमी असम्बली में भेजते हैं, सेनेट में तो ख़ुद खैर आते हैं, वो तो एक अलहदा तरीक़ाकार है। कौमी असम्बली में बैठे हुए लोग जो कानून बना रहे हैं, वो कभी अवाम को एतमाद में ही नहीं लेते। कहा जाता है ये नुमाइंदे हैं हमारे। एक बंदा जो 1.5 लाख वोट लेके गया है, 2 लाख वोट लेके गया है, वो अपने लोगों से तो पूछे। जिसके लिए कानून बन रहा है उनसे तो कोई पूछता नहीं है, वहीं बैठे ही हाथ खड़ा कर देते हैं, जी ठीक है हाथ खड़ा हो गया, जी हाथ खड़ा हो गया, बस कानून बन गया। किसी को ये नहीं पता होता इसमें है क्या ना। अच्छा, बहस होती वैसे है। दियत का कानून जो है, अगर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस केस में तो उसी तरह से हुआ कि सज़ा होने के बाद राज़ीनामा हुआ, दियत या जो मामलात हुए। लेकिन अक्सर केसेस हम देखते हैं, अभी कोई इंसिडेंट हुआ, किसी से कत्ल हुआ और मैनेज हो गया और कहा गया कि दियत का अदा कर दी गई। मैं एक और व्लॉग देख रहा था जिसमें जबरान नासिर कराची के हैं, वो कर रहे थे, अगर दोस्त देखें उसमें एक खातून है, एंकर है, तो उसमें यही बात डिस्कस की गई है कि हमारे यहाँ अभी कुछ होता है, ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई अपनी जान से गया, मारने वाला कोई है, तो दूसरे दिन उनके घर पहुँचे होते हैं कि जनाब ये पैसे पकड़ें और सुलह कर लें। ऐसी अच्छा, अब कानून तो ये कहता है ना कि पहले सज़ा हो, दियत से पहले सज़ा हो, वो एक्सेप्ट तो करे ना, उसे कानून सज़ा देगा। उसके बाद रियासत ने ये कहा ना कि जी आप ये पैसे दे सकते हैं, तो आप सज़ा तो हुए नहीं है अभी, पहले आपने सुलह कर ली, दियत दे दी गई, ये बिल्कुल गलत है। पहले उस बंदे को ट्रायल फेस करना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा के बाद फिर ये तय होगा। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर केस हुआ था सऊदी अरब में, एक बच्चे से एक मर्डर हो जाता है, दोस्त हैं आपस में बैठे हुए, और उसके बाद उसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है, ट्रायल होता है, और फिर उसके कबीले वाले अपनी, वो बड़ा मशहूर हुआ था कि अपने वो अपनी जो उनके हैं सर के, बिल्कुल वीडियोस देखी, और उसकी माँ गई, उसने मिन्नतें की, लोग अपने वो जो उनके चीज़ें हैं, वो खंजर वंजर उनके दरवाज़ों पे जाकर फेंके, उस बच्चे के जो जिसका मर्डर हुआ था बच्चे का, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद माफ़ी नहीं हुई। उसकी माँ की वो मुलाकात भी आपको याद होगी, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुआ था। तो उन्होंने वो जो किया वो इसी तरह हुआ और इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि कत्ल का जो मामला है वो दो अफराद या एक ख़ानदान के बीच में नहीं है, बल्कि रियासत का मामला है, क्योंकि रियासत का कानून तोड़ा गया? देखिए, आप जब आवाज़ लगती है ना, बनाम सरकार की आवाज़ लगती है। अभी आप अदालत में गए हैं कभी, तो जो बंदा है वो सरकार को चैलेंज कर रहा है, दूसरी पार्टी का नहीं होता। एक मुलजिम जो है उसकी जब भी आवाज़ लगेगी फलां बनाम सरकार, ठीक है। अब आपने जैसे कहा सरकार उसमें सब कुछ है। अब एक बंदा जिसने कत्ल किया, सब कुछ उसने करने के बाद आप उसको दियत के चक्कर में फंसा के सब कुछ करके तो फिर उसको आप छुड़वा लें, तो फिर सरकार कहाँ रहती है? होना तो ये चाहिए ना कि सरकार, एक तरफ ये भी तो कहते हैं ना रियासत होगी माँ के जैसी, भी अगर माँ जो है फिर सौतेली माँ वाला काम तो ना करे। कि अब एक और बड़ी मैं आपको सुनाऊं कि हमारे यहाँ जो कल्चर क्या है, कल्चर ये है कि जब कोई हादसा होता है ऐसा जिसमें कोई लोग जान से जाते हैं, मर्डर हो गया या कुछ हो गया, तो आप देखें तमाम लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं। 3-4 दिन बाद वो हमदर्दियाँ आहिस्ता 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 कातिल की तरफ होना शुरू हो जाती हैं। एक और कीजिएगा कभी, 40 दिन के बाद वो फिर कहते हैं चलें वो तो चला गया यार, ये भी बच जाए, ऐसी है। ये नौजवान है, अभी इसकी उम्र क्या है, इससे गलती हो गई तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो यही हाल है कि वो कहते हैं जी वो सब्र करे जिसका गया पहले गया, वो सब्र करे। भाई आप सब्र क्यों ना करें? लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि अब हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना रियासत को कर सकते हैं, ना कवानीन को कर सकते हैं। बोल सकते हैं हम कि ऐसे कवानीन बनाने नहीं चाहिए जिसकी वजह से ये सारी लिटिगेशंस हो रही। कई उलमा इकराम ये बात करते हैं कि अल्लाह का कानून इस तरह से नहीं हो सकता कि जो अमीर है, जो बासर है, वो पैसे देकर बचे।
इंसाफ सबके लिए बराबर होगा अल्लाह के कानून में? देखिए, हमने ये जो दियत का कानून है, इसको भी तो हमने यही कह दिया ये अल्लाह का कानून है। ये अल्लाह का कानून तो नहीं है ना। इसमें तो जैसे आप कह चुके हैं कि सज़ा देने से पहले, सज़ा याफ्ता होने से पहले ही आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर हम तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना जी। और उलमा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी ये अब एक अमीर आदमी जिसका पास पैसे हैं, आपको वो नताशा केस याद होगा, बिल्कुल, नताशा दानिश। जिसने उड़ा दिया गाड़ी, उसने फिरौनियत में उड़ा दिया, और वहाँ खड़ी हुई नशे में उसको पता ही नहीं है वो किधर है, और बाद में वो नशा भी उसका गलत साबित हो गया होगा क्योंकि पुलिस ने उसमें कोई एविडेंस कलेक्ट ही नहीं की होगी। और अगर पुलिस एविडेंस इकट्ठी प्रॉपर कर ले तो सज़ा फिर होगी ना। अब जजेस को भी तो हम कहते हैं ना कि जी जजेस छोड़ देते हैं, पर हमारे यहाँ भी तो आप देखें ना प्रोसिक्यूशन का क्या हाल है। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली हैं। हर आदमी जो है वो नाअहली और नालायकी की तरफ है, या करप्शन की तरफ है, या पैसे की तरफ है। पुलिस की क्या कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज जो हैं मैनेज करवा दें, मुद्दई जो हैं उन पे प्रेशर डाल दें, दियत के लिए मना लें, राजीनामा पुलिस करवा की दें? हमेशा कोशिश होती है कि जिस तरफ से उसे या कैद आज़म साहब नज़र आएंगे या उन्हें डंडा नज़र आएगा वो उस तरफ होती है। लेकिन दरमियान में वो उन्हें कुछ मौज मस्ती भी वो कर लेते हैं। दोनों तरफ से अगर ले लेते हैं तो वो बड़ा तगड़ा पुलिस ऑफिसर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप दोनों तरफ से पकड़ लें। एक तरफ उसे कह दें तेरा पोला चलान करना है, दूसरी तरफ कहना है इसका तुनके करना है। अब किसने देखना है ज़िमनी में पोला चालान है या तुनके चलान है? चलान तो चलान है यार। 173 की रिपोर्ट है जो जानी है, अदालत में पेश होनी है। अब उसमें नालायकियाँ इतनी कर दी जाती हैं, जैसे मैं अर्ज़ करूँगा। अब इस केस में अगर ट्रायल हुआ नहीं तो क्योंकि प्रेशर इतना था सिविल सोसाइटीज़ का, हाई प्रोफाइल केस था। हाई प्रोफाइल केस था जिसकी वजह से सज़ा हो गया। वरना ऐसी ऐसी चीज़ें निकालनी थी जज साहब ने वहाँ बैठ के कि जनाब ये असला ये वो नहीं था, अब खोल वहाँ से रिकवर हुए नहीं हुए, वो फिर फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जाते हैं कि क्या ये खोल जो चले हैं ये वही खोल हैं, उसी असले से चले हैं जो रिकवर होता है। अब उमर रबाब केस की मैं फिर यहाँ एक दफ़ा डिस्कस करूँगा, वहाँ असला रिकवर ही नहीं हुआ। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे उमर रबाब केस डिस्कस नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा रिफ्रेश करवा सकें उमर रबाब केस। अच्छा, उमर रबाब केस भी बिल्कुल इसी तरह का है। एक सरदार हैं, वो भी वहाँ के चांडियों हैं जी। तो ये जो उनके उमर रबाब का दादा, उसका चचा और उसका वालिद, ये भी उनके ख़ास आदमी थे। ये जो सरदार हैं उनके ख़ास आदमी थे। अब होता कुछ यूँ है कि वो तो सामने खड़े हो जाते हैं कि जनाब नहीं, ये सरदारी निज़ाम के हम ख़िलाफ़ हैं। तो एक अलहदा तंजीम, तुमनदार तंजीम उन्होंने बना ली। अब तुमनदार तंजीम का ये था कि सरदार जो पैसे लेते हैं सुलह कराते हुए या फ़ैसले कराते हुए, आपको सिंध कल्चर का शायद अंदाज़ा नहीं है, मैंने करीब से देखा हुआ है, मेरे बड़े दोस्त हैं सिंध में। होता कुछ यूँ है कि जब कोई सरदार फ़ैसला करता है अपनी कौम का तो उसके पैसे लेता है। अच्छा, यानी आपने फ़ैसला किया एक कत्ल का, उसमें कातिल प्रूव हो गया, उसको जुर्माना 1 करोड़ डाला गया। अब उसमें से 20, 30, 40, 50 लाख सरदार साहब के होंगे क्योंकि उसने अपना कीमती वक्त दे के फ़ैसला किया। अब उन्होंने कहा जी हम सरदार को पैसे नहीं देंगे जी, हम फ़ैसले हमारे हैं, हम हमारे अपने फ़ैसले खुद क्या करेंगे या अदालतें फ़ैसला करेंगी। अब उनको नागवार गुजरा, उन्होंने अपने बंदे भेजे, उनको मरवा दिया। अब वहाँ लड़ाई होती है, ये जब मारने गए दूसरी साइड से भी फायरिंग होती है। टोटल जो है 9 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा, एक बंदा वहाँ मौके पे मारा गया जो मुलजिम था। अब 3 लोगों के मारे जाने से ये हुआ कि उमर रबाब उस वक्त बची थी, इसने उस केस को फिर लाई ले गई। और आप ये देखें 10 साल तक ये केस उसी तरह सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और छोटी छोटी बातों पे, जैसे एक वो डाल दें ना, आप रेट डाल दें और वो फिर उस पर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। तो यही होता रहा। आखिर में ये हुआ कि वो जज साहब ने बरी कर दिए 9 के 9 मुलजिम। एक तो वैसे मर गया था, 8 के 8 मुलजिम बरी कर दिए, जिसमें 2 मुलजिम थे 109 में जो सरदार थे, बाकी मारने वाले थे। अब जज साहब ने मारने वाले भी छोड़ दिए। अब फिर पता नहीं, वही तो बात है ना कि अगर मारने वाले भी छोड़ दिए, मरवाने वाले जो थे 109 में वो भी बच गए, तो मारा किसने था बंदा? तो अब ये पुलिस ही बताएगी, जज तो नहीं बताएगा। अब जो पुलिस दोबारा तफ्तीश करे, 3 लोग जो मरे वो किसने मारे? तो उस वजह से ये मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें भी अदालत ने
थोड़ा सा औलात रखा। उसमें ये था कि उन्होंने CDR चेक नहीं की, मौके से वो जो मुलजिम जो कत्ल करने आया था कत्ल हो गया, उसका फ़ोन गायब हो गया। फिर इसी तरह जो सरदार थे उन्होंने कहा जी हम मौके पे नहीं थे, उनके मोबाइल कब्ज़े में नहीं लिए गए, फोरेंसिक के लिए नहीं भिजवाए गए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो ये एविडेंस गायब कर दे, तो उस गायब होने की वजह से फिर यही होता है कि वो बंदे बरी हो जाते हैं, जैसे इसमें हो गए। अच्छा, ऐसे केसेस देखकर सबसे पहले जहन में ये आता है कि पंजाब के अंदर फिर सही CCD बनी है। अच्छा, ये CCD बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर वही होता है कि गीली के साथ सूखी के साथ गीली भी जलती है, वो पिस जाता है सारा, वो मशहूर मिसालें हैं। तो कहीं ना कहीं है, लेकिन डर खौफ तो है ना जी, इस तरह बेहतर है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसको नहीं समझता अच्छा, इसलिए कि फिर आपकी अदालतें बंद कर देनी चाहिए, बाकी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, फिर वही पकड़ेगा, वही फ़ैसला करेगा। क्या ये सही होगा कि उसका फ़ैसला कौन करेगा ये सही कातिल है या नहीं है? अच्छा, आप भी अपने टाइम पे बहुत तगड़े पुलिस वाले थे, आपने अपने करियर में कोई इस तरह का केस डील किया, शाहरुख जतोई, शाहज़ेब खान कत्ल केस जैसा? नहीं, देखें, हाई प्रोफाइल केसेस आते रहते हैं। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक बात नोट की, वो इसलिए कि मैं ख़ुद 302 में रहा, जेल में रहा 42 दिन। बड़ी मशहूर कहानी है मेरी। यज़मान केस में हमें पकड़ के डाल दिया गया। मुझे एहसास हुआ कि एक बेगुनाह बंदे की फ़ीलिंग क्या होती है, और एक गुनाहगार बंदा जो होता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस पर फ़ैसला करते हुए कई दफ़ा ऐसा हुआ। एक दफ़ा भावलपुर में एक केस था, यज़मान का ही केस था। उसमें एक DIG साहब थे और MNA साहब थे। उन्होंने कहा जी वो जो मुलजिम था उस पर आप कलाशनकोफ डाल दें, रिकवरी डालें। तो मैंने रिफ्यूज़ किया था उसमें, और DIG साहब को मैंने आपने DIG रिफ्यूज़ को कर रिफ्यूज़ दिया? किया, मैंने रिफ्यूज़ किया था। मशहूर केस है वहाँ का, वो जट्टू केस। वो भी वो बेचारा, हालांकि टांगें उसकी दोनों नहीं है, लेकिन उसके बाद वो सजाए मौत हो गया था। अदालत ने भी कमाल किया। तो वो फिर मुझे कहा गया, मैंने कहा सर नहीं बनता ये, लेकिन कमाल है उस बेचारे सब इंस्पेक्टर की, अब शायद है या रिटायर हो गया, वो भी तगड़ा हो गया। उसने कहा सर मैं गलत नहीं करूँगा। तो बाद में उसे भी कुछ डिसमिस कर दिया, क्या मुलाजमत से वो आ गया, मैं ज़ेर ताब आ गया, मेरी फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अली कि अल्लाह आपसे राज़ी होना चाहिए। जब अल्लाह आपसे राज़ी होते हैं और आप सही कर रहे होते हैं, आपकी तरजीहात गलत नहीं होती, तो फिर अल्लाह आपकी मदद भी करते हैं। और आज मैं आपके सामने बैठा धड़ल्ले से बात कर रहा हूँ, वरना पुलिस वाले इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के बात नहीं करते कि जी वो अपनी खूबियाँ खामियाँ बताएं। मैं अपनी खामियाँ भी बताता हूँ, मैं खूबियाँ भी बताता हूँ। तभी हम आपके पास ही आते हैं। तो आप फिर इसलिए मेरे पास आते हैं, तो कर देना चाहिए। आज के इसलिए हिम्मत नहीं है हमारे पुलिस अफसरान में कि ये खुद गंद पे बैठे हुए हैं। पहले ये होता था कि हमारे सीनियर्स ऑनेस्ट होते थे, अगर नीचे कोई करप्शन करता था वो कान से पकड़ते थे, वो गलत होने नहीं देते थे। अब हमारे सीनियर्स खुद गलत करवाने के चक्कर में होते हैं। जब खुद करा रहे होते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आपने नहीं कराया था। अब तो मुंह पे कहते हैं कि सर आपने नहीं कराई फलां चीज़, तो हम क्यों ना करी, अकेले ही एक दूसरे को कह देते हैं। अब शाहरुख जतोई केस में जो कुछ हुआ, बरी हो गया शाहरुख जतोई और 3 जो साथ उनके साथी थे, मुलजिमान थे, सब बरी हो गए। जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ, लेकिन उस टाइम का जो सिस्टम है, जो पुलिस वाले हैं, जो वकील या जितने भी इसमें शामिल हैं, उनका ज़मीर मुतमईन होगा कि किस तरह मेरे से? ख्याल में नहीं होगा जी। कहीं ना कहीं बैठ के बंदा सोचता तो है ना, आखिरत रिटायरमेंट के बाद ही चले, पहले नहीं। तो ख्याल तो आता है कि ये गलत हुआ था और नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती होगी है कि हम अब बुराई को बुराई समझते नहीं हैं, हम करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं हैं। बुराई को हम समझते हैं ये ठीक है, हम जस्टिफाई करते हैं, हम करप्शन को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप देख लें, आज आप किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़ आप बोल लें, आप उस पर तनकीद कर लें, वो गलत है, लेकिन वो उसको कहेगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ जी, ये बंदा गलत है, ये जो मुझ पे बोल रहा है ये करप्ट है, ये ख़ुद बुरा था। आप किसी सियासतदान पे बात करें, आप कहें कि जी करप्शन हो रही है, वो कहे जी तुम्हारे दौर में नहीं हो रही। आपका रवैया यही है, आपका तरीक़ाकार यही है कि जी PTI वाले की बात PTI वाला बोलेगा तो वो कहेगा नून लीग वाला तुमने नहीं की। हम अपना गंद एक दूसरे पे डालते हैं, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। होना ये चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांकें पहले जी। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि शाहरुख जतोई केस अगर वेस्ट में होता
तो जो कुछ यहाँ पर हुआ पाकिस्तान में, वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता था? देखें, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर केस हुआ वहाँ, जिसमें जाके एक यहाँ के साबिक जो मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल मुशीर थे पीटीआई के, उनके घर पे कुछ लोगों ने हमला किया। वो मैं केस मुर्तज़ा शाह जो हैं वो अक्सर उस पर कर रहे होते हैं। आप देखें हुआ क्या, उनके घर पे गए, नैब को वो डील करते थे, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बैरिस्टर जो हैं, अब उन्होंने उनके घर पे गए और उनको थ्रेट किया गया इसी तरह। तो इस इतला पे जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसने तफ्तीश करने के बाद उन्होंने 5-6 बंदे पकड़े हुए हैं। अगर आपने उसको पूरा देखें उस केस को, तो उन्होंने माफ़ी किसी को नहीं किया, वहाँ तो कसास दय्यत नहीं हुआ, उसने तो बस एक कंप्लेंट कर दी। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी पहले आप कंप्लेंट करें, फिर दसो तुहानू कहदे उत्ते शक है, और दसो ना जी फिर तुहानू शक कहदे उत्ते है। ओ भाई, शक को छोड़ें, आप ये तो कहें ना, आप खुद ढूंढें। उन्होंने एक मोबाइल साबित करेंगे, यहाँ मुद्दई को साबित करना पड़ता है, तो आप वहाँ तो बात ही ख़त्म कर दें कि जी वो लोग, चाहे मैंने दुबई में देखा, सऊदीया है, आपकी ये जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंसाफ होता है। जजेस जो हैं वो सुनते हैं, उनके कान आँख सब खोल के वो सुनते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के नहीं, जैसे हमारे यहाँ जी इंसाफ आंखों पे पट्टी है। ये हमने उसको गलत मतलब ले लिया है, इंसाफ की पट्टी को। पट्टी तो इसलिए बांधी गई कि जनाब हम बराबर इंसाफ करेंगे, हमारे लिए कुछ अमीर या गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ पट्टी ये है कि हमने कुछ देखना ही नहीं है, हमने वही करना है जो हमें ऊपर से हुक्म आया है। तो जब ऊपर से हुक्म के बाद आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक सिविल जज बेचारा या सेशन जज में जुर्रत नहीं है अगर उसके ऊपर हाई कोर्ट का कोई जज कहते, वैसे कम कहते होंगे, लेकिन अगर कोई कह दे तो वो उसको करना पड़ता है। मेरा आपसे लास्ट सवाल, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी, आपने जो अपनी पुलिस की सर्विस की, जो केसेस को डील किया, सेटिस्फाइड हैं आप आज के दिन पे? मैं सेटिस्फाइड हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमेशा उसमें गिल्ट मैंने फ़ील किया, रिग्रेट है मुझे, लेकिन 95% मैं समझता हूँ मैंने जो कुछ किया मैंने सही किया। सिस्टम के हाथों मजबूर होकर, वो सिस्टम के हाथों मजबूर थे, तजर्बा नहीं था, जहाँ हमें बोलना चाहिए था, या हमारा रैंक इस तरह का था कि हम बोल नहीं सकते थे उस वक्त, क्योंकि रैंक वाइज ये रगड़ा इनका बड़ा आराम से दिया जा सकता है। पुलिस वाहिद महकमा है जहाँ आपकी डिसमिसल यूँ पड़ी होती है, पूछता ही कोई नहीं है, एक ऑर्डर पे आप डिसमिस होते हैं, और इंक्वायरी भी वही कर रहे होते हैं जिनको ऊपर से हुक्म होता है। और आज तक मैंने नहीं देखा कि डीपीओ आपके ख़िलाफ़ है, डीएजी आपके ख़िलाफ़ है, आरपीओ ख़िलाफ़ है और इंक्वायरी अफसर आपकी फेवर में लिख जाए। मैंने ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं देखी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इंक्वायरी अफसर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सही इंक्वायरी करे कि ये बंदा गिल्टी नहीं है, इन हालात में इससे ये हुआ, लेकिन वो हमेशा लिखेगा बगैर पूछे। अभी 2-3 केसेस मेरे पास आए हुए थे सर, वो इंक्वायरी अफसर ने पूछा ही नहीं है। ये मैं आपको सुना देता हूँ वो किस्सा। ये अभी गुजरांवाला में एक वो इंस्पेक्टर, बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर था, नईम भट्ट, उसको डिसमिस कर दिया सीपीओ ने, इसलिए कि जनाब वो अपना ज़ख्मी कांस्टेबल छोड़ के आ गया था, वो गए थे, रेड पे गए थे। अब उसने जो मुझे कहानी सुनाई बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि सीपीओ ख़िलाफ़ है, कोई बंदा इंक्वायरी सही करने को तैयार नहीं है, माइंड बना लिया कि उड़ाना है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो हालात थे, फायरिंग हो रही है, वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, आपका बंदा आगे चला गया, ज़ख्मी हो गया, अब पीछे वाला जाके खुद मरे, तो वो तो उस वक्त जाएगा ना जब पूरी कुछ चीज़ लेके जाएगा, प्रॉपर तरीके से आगे जाएगा। तो आप वो नहीं, इस तरह तो उसको उड़ा दिया गया। तो ये ऐसा ही है, छोटे रैंक पे जब माफ़ी नहीं है तो फिर छोटे रैंक वाले यही कहते हैं जल चलें, ये गुनाह, वो कहते हैं कि जनाब हम जो कर रहे हैं गुनाह उसके सर है, ये कहते हैं छोटे पुलिस वाले। और मेरी इस बात से ही एग्री करेंगे कि जो गलत काम कहा जाता है, जब इनसे पूछा जाए आपने गलत काम किया, वो कहते हैं जी जिन्हें सन हुक्म देता है जी वही भुगतेगा, आप अल्लाह देके जी। सर शुक्रिया, आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी और काफ़ी यूज़फुल होगी देखने वालों के लिए, और आपने एजुकेट किया ऑडियंस को। अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो याददाश्तें हैं उसके ऊपर हम पॉडकास्ट करें इंशाल्लाह। आज का हमारा ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट के एंड में मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि क्या कानूनी आज़ादी ही इंसाफ है, या इंसाफ वो है जिससे मजलूम के दिल को सुकून मिले?